प्रतिपादनकर्ता कौन थे? तो इस सिद्धांत में प्रतिपादनकर्ता मैक्स बर्दीमर थे। कौन थे? मैक्स बर्दीमर इस सिद्धांत में प्रतिपादनकर्ता थे। जब भैया मैक्स बर्दीमर प्रतिपादनकर्ता थे, कोहलर कौन थे इस सिद्धांत में? तो भैया कोहलर इस सिद्धांत में प्रयोगकर्ता के रूप में थे। कोहलर किसके रूप में थे? कोहलर प्रयोगकर्ता के रूप में थे इस सिद्धांत में। जब भैया कोहलर प्रयोगकर्ता के रूप में थे तो इन्होंने किसी के ऊपर तो प्रयोग किया होगा, तो इन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया? इन्होंने चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया। किसके ऊपर किया? बनमानुस के ऊपर प्रयोग किया। कोहलर ने किसके ऊपर प्रयोग किया? तो कोहलर ने चिंपैंजी या बनमानुस के ऊपर प्रयोग किया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोहलर ने कितने चिंपैंजी या बनमानुस के ऊपर प्रयोग किया? तो भैया इन्होंने 6 चिंपैंजी या बनमानुस के ऊपर प्रयोग किया, जिसमें से एक महत्वपूर्ण था जिसका नाम था सुल्तान, यानी कि सुल्तान नामक चिंपैंजी के ऊपर कोहलर ने प्रयोग किया, जो काफी महत्वपूर्ण है। अब भैया इस सिद्धांत में मैक्स बर्दीमर थे, वो प्रयोगकर्ता यानी सॉरी प्रतिपादनकर्ता थे। जो कोहलर थे वो प्रयोगकर्ता थे। जबकि सहयोगकर्ता कौन थे? तो भैया सहयोगकर्ता के रूप में कोफ्का ने भूमिका निभाई है इस सिद्धांत में। किसने? कोफ्का ने सहयोगकर्ता के रूप में अंतर्दृष्टि या सूर्य के सिद्धांत में भूमिका निभाई। अब भैया यह सिद्धांत आया तो कब यह सिद्धांत आया, इसका प्रतिपादन कब हुआ? तो 1912 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। अब बच्चे ज्यादातर कैसे कंफ्यूज रहते हैं? तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया गेस्टाल्टवाद शब्द है क्या, कहाँ से आया ये शब्द गेस्टाल्टवाद? तो भैया गेस्टाल्टवाद जो शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्टवाद कहाँ का शब्द है? तो गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्ट जो शब्द है, गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है। अब गेस्टाल्ट का मतलब होता क्या है? तो भैया गेस्टाल्ट का मतलब समग्रता या संपूर्णता होता है। तो गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? गेस्टाल्ट का मतलब समग्रता या संपूर्णता होता है। गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? तो भैया गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है। तो आइए कोहलर के प्रयोग को देखते हैं। कोहलर ने क्या किया? कोहलर ने पकड़े क्या? चिंपैंजी। कोहलर ने चिंपैंजी को लिया और किस में बंद किया? तो कोहलर ने चिंपैंजी को पिंजरे में बंद किया। और क्या था चिंपैंजी था कैसा? तो भैया चिंपैंजी था वो भूखा था। कैसा था? भूखा था। कोहलर ने पिंजरे में ऊपर क्या किया कि ये केले टांग दिए और भूखे चिंपैंजी को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। पिंजरे के अंदर जो था, जो बक्से थे। तो जब चिंपैंजी भूखा था उसने देखा किसको? बक्सों को देखा। जब बक्सों को देखा तो पहले तो उसने ऐसे ही किया तो पहुंच जाए, नहीं पहुंचा, तब उसने बक्सों के ऊपर बक्से रखे। क्या करे? बक्सों के ऊपर बक्सा रखा। जब बक्से के ऊपर बक्सा रखा तो एक टाइम ऐसा आया कि कोहलर यानी सॉरी जो चिंपैंजी था उसने क्या किया? अपनी भूख को शांत किया केले को प्राप्त करके। ये तो पहला प्रयोग था, ये पहला प्रयोग था। जबकि दूसरे प्रयोग में क्या किया? कोहलर ने कुछ दूसरे प्रयोग में किया कि ये बक्से गायब कर दिए, बक्से हटा दिए, इनकी जगह क्या कर दी? इनकी जगह छड़ियां रख दी। कितनी छड़ियां रखी? 2 छड़ियां रखी। तो पहली छड़ी को बनमानुस ने पकड़ा, चिंपैंजी ने पकड़ा तो नहीं पहुंची। तो बनमानुस ने जब दूसरी छड़ी को पकड़ा तो पहली छड़ी से दूसरी छड़ी को जोड़ दिया और अपने केले यानी कि अपनी भूख को शांत किया। कोहलर का भैया पूरा नाम क्या था? तो भैया कोहलर का जो पूरा नाम था वेलफंग कोहलर था। कोहलर का पूरा नाम था क्या? तो कोहलर का पूरा नाम वेलफंग कोहलर था। अब कोहलर ने क्या किया? कोहलर ने एक पुस्तक लिखी। कोहलर ने क्या किया भैया? कोहलर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? तो कोहलर की पुस्तक का नाम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी था। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पुस्तक है तो आपका आंसर क्या होगा? तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो पुस्तक है वो भैया किसकी है? कोहलर की पुस्तक है। अब इस पुस्तक में, किस पुस्तक में? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किसके द्वारा? कोहलर के द्वारा जो लिखी गई इस पुस्तक में अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की व्याख्या करी गई है तो किस में करी गई? तो आपका आंसर होगा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ने। जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है वो किसकी पुस्तक है? तो भैया कोहलर की पुस्तक है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। अब बात यह आती है कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन थे? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो भैया गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक थे तो वो मैक्स बर्दीमर थे, कोफ्का थे, कोहलर थे और कुटलैबन थे। तो भैया गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक थे उसमें से मैक्स बर्दीमर थे। लेकिन गेस्टाल्टवाद की स्थापना किसने की? तो भैया हमारा आंसर होगा, अगर गेस्टाल्टवाद की स्थापना मैक्स बर्दीमर ने की। किसने की? गेस्टाल्टवाद की स्थापना तो मैक्स बर्दीमर ने की। जबकि गेस्टाल्टवाद में प्रयोगकर्ता के रूप में कोहलर थे। कौन थे? कोहलर थे। और कोहलर थे, जबकि कोफ्का सहयोगकर्ता के रूप में थे। एक कुटलैबन भी थे। हालांकि बाद में कुटलैबन गेस्टाल्टवाद से क्या हो गए? अलग हो गए और क्षेत्रवाद में चले गए। अब
गेस्टाल्टवादी थे, जो गेस्टाल्टवादी जो थे उनके अनुसार अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो दिया था गेस्टाल्टवादियों ने, किसका, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, उनमें कितने संप्रत्यय बताए, तो गेस्टाल्टवादियों ने 5 संप्रत्यय बताए। आपसे पूछा जा सकता है कि गेस्टाल्टवादियों के अनुसार संप्रत्ययों की संख्या होती है, तो आपका आंसर होगा 5। कि कौन कौन से संप्रत्यय बताए, तो कौन कौन से बताए, लक्ष्य बताया, बाधा बताया, तनाव बताया, संगठन बताया और पुनर्संगठन। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछते हैं कि कौन कौन से संप्रत्यय बताए, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा संप्रत्यय गेस्टाल्टवादियों से संबंधित नहीं है। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, हमें जानना होगा कि कौन सा संबंधित है, तभी तो हम बता सकते हैं कि कौन सा नहीं है फिर बाद में। तो आइए देखते हैं। तो भैया हम क्या करते हैं, तो पहला है लक्ष्य। यदि आप क्या कर रहे हैं, आप यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की, तो आप उसको पास करने के लिए आपने बनाया क्या, शिक्षक बनने के लिए एक लक्ष्य है हमारा। जब हमारा एक लक्ष्य है तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। जब हम प्रयास करेंगे तो हमारे प्रयास में, हमारे द्वारा जो किए गए प्रयास हैं उनमें क्या आएंगी, तो उनमें आएंगी बाधाएं। तो उनमें क्या आएंगी, तो हमारे द्वारा जो प्रयास किए गए उनमें बाधाएं आएंगी। जब हमारे द्वारा प्रयास किए गए उनमें बाधाएं आएंगी तो हमारे मन में क्या आएगा, तो हमारे मन में तनाव आएगा। हमारे मन में क्या आएगा, हमारे मन में तनाव आएगा। अब तनाव होता क्या है, तो तनाव होता है किसी भी समस्या का संगठित रूप। तनाव क्या होता है, किसी भी समस्या का संगठित रूप। जब किसी भी समस्या का संगठित रूप होता है यानी कि पूर्ण रूप होता है, जब हमारे सामने कोई समस्या आएगी, उसका पूर्ण रूप आएगा किसी भी समस्या का, तो हमारे मन में क्या आएगी, सूझ आएगी। सूझ आएगी, क्या आएगी, सूझ आएगी हमारे मन में। जब सूझ आएगी तो हम उस समस्या को क्या करेंगे, हल कर लेंगे। जब हम उस समस्या को हल कर लेंगे तो जब समस्या पूरी हल हो गई तो बाद में क्या आया, अपनी चीज़ों को हमने क्या किया, तो पुनर्संगठित कर लिया। हमने अपनी चीज़ों को क्या किया, पुनर्संगठित किया। तो अब आपसे पूछे, अगर निम्नलिखित में से गेस्टाल्टवादियों के संप्रत्यय से संबंधित नहीं है, तो आपका क्या आंसर होगा, आपका आंसर होगा, पहले आप देखेंगे उसमें कि कौन संबंधित है, तो लक्ष्य है संबंधित, बाधा है संबंधित, तनाव है संबंधित, संगठन है संबंधित, पुनर्संगठन संबंधित है। अब इनमें से जो नहीं होगा वही तो होगा आपका आंसर। तो आइए, गेस्टाल्टवाद जो है, गेस्टाल्टवाद तक क्या है गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद कहता है क्या, जब तक समस्या जो होती है, समस्या पूर्ण नहीं होती हमारे सामने, जब तक हमें समस्या पूर्ण रूप से दिखाई नहीं जाएगी, या हमारे सामने जब तक समस्या पूर्ण रूप से नहीं आएगी, तो हम उसका समाधान नहीं निकाल सकते। अर्थात हमें समाधान निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हमारे सामने समाधान निकालने के लिए समस्या के पूर्ण रूप की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल, जैसे अगर आपसे पूछ दे कि 80 जो पेन है, 80 पेन या 80 साड़ी हैं, 80 साड़ियों का मूल्य कितना है, तो आप अभी बता पाओगे, नहीं बता पाओगे कि 80 साड़ियों का मूल्य कितना है। आप इसका आंसर कब दे सकते हो, आप इसका आंसर तभी तो दे सकते हो जब आपको मालूम हो एक साड़ी का मूल्य, तब आप निकाल सकते हो किसका, 80 साड़ियों का मूल्य। यानी कि हमारे सामने पूर्ण रूप था या संख्या था, जब यह संख्या का पूर्ण रूप था तो हमने क्या निकाला, एक से ही तो 80 साड़ियों का मूल्य निकाला। इसलिए कहते हैं कि हमारे सामने एक समस्या का जब तक पूर्ण रूप नहीं आएगा तो तब तक हम उसका समाधान नहीं निकाल सकते। इस सिद्धांत में पूर्ण से अंश की ओर चलते हैं, यानी कि इस सिद्धांत में पूर्ण से अंश की ओर चलते हैं। यह सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर आधारित है। यह सिद्धांत क्या है, यह सिद्धांत रटने की प्रवृत्ति पर जोर नहीं देता, बल्कि यह सिद्धांत सूझ पर जोर देता है, समस्या को हल करने पर जोर देता है, किसी चीज को रटने पर जोर नहीं देता। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत रटने की प्रवृत्ति पर जोर नहीं देता, तो आपका आंसर होगा कि गेस्टाल्टवादी जो सिद्धांत है, गेस्टाल्टवादियों ने जो सिद्धांत दिया, यानी कि सूझ का सिद्धांत और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत रटने की प्रवृत्ति पर जोर नहीं देता। अब गेस्टाल्टवादी जो गेस्टाल्टवादियों के अनुसार जो प्रयास व त्रुटि ना होकर सूझ के द्वारा सीखता है। गेस्टाल्टवादी क्या कहते हैं, तो गेस्टाल्टवादी कहते हैं जो सीखना होता है, सीखना बालक किससे सीखता है, मनुष्य किससे सीखता है, तो गेस्टाल्टवादी कहते हैं कि मनुष्य प्रयास व त्रुटि से ना सीखकर, अब यह प्रयास व त्रुटि से नहीं सीखा जा सकता है गेस्टाल्टवादियों ने कहा, तो किससे सीखा जा सकता है, तो गेस्टाल्टवादियों ने कहा कि सूझ से। अब कहा कि सूझ आएगी कैसे, जब हमारे सामने कोई समस्या पूर्ण रूप से होगी, तभी तो हमारे मन में उस समस्या को हल करने के लिए क्या आएगा, तो हमारे सामने उस समस्या को हल करने के लिए पूर्ण रूप आएगा।
अब सूझ होती क्या है, तो सूझ क्या होती है? सूझ का तात्पर्य अचानक उत्पन्न हुए किसी ऐसे विचार से है। सूझ का तात्पर्य किससे है? तो सूझ का तात्पर्य उत्पन्न हुए ऐसे विचार से है जो किसी समस्या को समाधान कर दे। यानी कि सूझ क्या होती है? तो सूझ होती है किसी भी समस्या का समाधान करने वाला विचार ही तो सूझ कहलाती है। अब सूझ क्या है? सूझ द्वारा सीखने के अंतर्गत प्राणी परिस्थितियों को भली प्रकार से अवलोकन करता है। आप कोई मुसीबत में फंसे, आपके सामने कोई समस्या है, तो आप उस समस्या का पूर्ण रूप से अवलोकन करेंगे, तभी तो आप उसका हल निकालेंगे। इससे कह सकते हैं कि सूझ द्वारा सीखने के अंतर्गत प्राणी परिस्थितियों का भली प्रकार से अवलोकन करता है। अब सूझ क्या है? सूझ द्वारा सीखने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। अब क्वेश्चन आता है, सूझ द्वारा सीखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है भैया? तो सूझ द्वारा सीखने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार के अधिगम में, यानी कि इस प्रकार के अधिगम में मस्तिष्क का सर्वाधिक उपयोग रहता है। किस प्रकार के? तो सूझ द्वारा जो अधिगम होता है, इसमें मस्तिष्क का सर्वाधिक उपयोग रहता है। अब शैक्षिक महत्व क्या है? अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत है इसके जो शैक्षिक महत्व है वो है समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण। हमने बताया कि जब तक हमारे सामने कोई समस्या नहीं आएगी तो हम उसका तब तक समाधान नहीं खोज सकते। यानी कि समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण होना आवश्यक है। किसी भी समस्या के प्रति, यानी किसी भी चीज के प्रति तत्पर होना आवश्यक है। अब विषय वस्तु का उचित संगठन क्षमता के अनुसार समस्या, यानी कि विषय वस्तु का उचित संगठन क्षमता के अनुसार समस्या होती है। कठिन विषय वस्तु के लिए यह सिद्धांत काफी उपयोगी है। कठिन विषय वस्तु के लिए उपयोगी है यह सिद्धांत। अब समस्या समाधान पर आधारित होता है। यह सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो आप समस्या समाधान पर। अब यह सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्वयं खोजने पर बल देता है। यह सिद्धांत किस पर बल देता है? तो यह सिद्धांत बल देता है स्वयं खोजने पर। अब शैक्षिक महत्व है, ये देख लीजिएगा। अन्य नाम क्या है? तो आइए, जो सूझ का सिद्धांत था, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था, इसके अन्य नाम है क्या? तो इसके अन्य नाम है सूझ का सिद्धांत। क्या है नाम? सूझ का सिद्धांत। कोहलर का क्षेत्र सिद्धांत भी कहते हैं कोहलर का। अब अवयवीवाद का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। क्या? अवयवीवाद का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में अपनी राय दें। धन्यवाद। जय हिंद।